हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीएनटी का पार्ट 9 और ये लास्ट वीडियो होगा। इसमें अध्याय 16 से देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैंने 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर जिन्होंने भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। सीएनटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है और एक बार देख सकते हैं। बहुत छोटा छोटा वीडियो है। अगर 2-3 घंटा टाइम निकालेंगे तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा सीएनटी। और ये ऐसा नोट्स है जिससे मैंने पिछली बार भी सीएनटी एसपीटी से 12 में 10-11 सवाल सही था। तो जो टू द पॉइंट नोट्स है, जितने आपके काम बन जाएंगे उतना इसमें ज़रा क्लियर है। ठीक है, तो अध्याय 15 तक, अध्याय 16 तक हो गया था। अगला हम लोग देखेंगे 16A। ठीक है, 16 का इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 की जो लगान की वसूली का प्रक्रिया बताया गया। ठीक है, मतलब क्या है कि बिहार और उड़ीसा बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 है, उसमें लगान की वसूली कैसे होगा वो बताया गया। इसका आप एक धारा याद रख लीजिएगा, 229 का, बस 229 का आपको याद रखना है। 229 का ये पॉइंट याद होना चाहिए बस। ठीक है, इसमें वही बताया गया कि जो कतिपय दशाओं में प्रमाण पत्र प्रक्रिया के दिन लगान के बकाये की वसूली की जाएगी। ठीक है, और किसकी होगी तो बिहार उड़ीसा मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन। ठीक है, बस इतना बात आपको याद रखना है। 16 का 229 में क्या बोला गया, तो कुछ दशाओं में प्रमाण पत्र प्रक्रिया के दिन लगान के बकाये की वसूली होगी बस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अध्याय 17 में। अध्याय 17 में परिसीमा है लिमिटेशन है। ठीक है, चैप्टर 17 इसमें क्या है, परिसीमा है लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन इसमें सिंपल सा बात बोला गया है कि जो भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 को लागू करना 230 में। ठीक है, भारतीय जो परिसीमा है अधिनियम 1908 को लागू करना। ठीक है, ये जो 1908 है भारतीय परिसीमा अधिनियम, उसको लागू करना किस में बोला गया, तो धारा 230 में बोला गया। ठीक है, और जहाँ तक इस अधिनियम से जो असंगत ना हो, वाद, आवेदन, अपील, सभी पर ये बात लागू होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, धारा 231 क्या है, धारा 230 हो गया कि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 को लागू करना। ये बात याद रखना है आपको, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, ये ऐसे भी अब कम इम्पोर्टेंट है। ये सब जो चैप्टर है लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धारा अगर याद रहे ऊपर ऊपर, तो अगर सवाल एक भी आ जाए तो इससे बन जाए। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि 230 में क्या है, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 को लागू करना। 31 में क्या होगा कि कुछ परिसीमा का साधारण नियम होगा। ठीक है, परिसीमा का मैं अपने भाषा में इसको सिंप्लीफाई किया हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत इजी तरीके से आप समझ सकें। परिसीमा का साधारण नियम बोला गया 231 में। ठीक है, और ये कितने वर्ष में दाखिल करना होगा, तो 1 वर्ष के अंदर दाखिल करना होगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 231 में 1 है तो यहाँ भी 1 है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अध्याय 7 हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्याय 17 पढ़ रहे हैं, परिसीमा पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 को लागू करना है, 30 में है। 31 में क्या होगा कि जो नियम है वो 1 साल के भीतर को दाखिल करना होगा। मतलब इस अधिनियम में कोई कालावधि उल्लंघित नहीं है, लेकिन जो दाखिल करना होगा इसका वो आपको 1 वर्ष के भीतर संशोधित और दाखिल किए जाएंगे। ठीक है, वाद के प्रदोबोध होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, बस आप इतना ही याद रखिए, 1 वर्ष। ठीक है, उसके बाद 32 में आ जाइए, 232 में। ठीक है, 232 में क्या है कि 232 में पट्टा आदि के अनुदान के लिए वाद और आवेदन की परिसीमा। ठीक है, जो पट्टा आदि अनुदान की वाद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पट्टा से समझिए, पट्टा आदि अनुदान के लिए वाद और आवेदन की जो परिसीमा है, लिमिटेशन है, उसके बारे में बताया गया। पट्टा आदि के अनुदान और वादों के लिए। ठीक है, तो याद रखना, पट्टा से संबंधित जो अनुदान है उसके लिए जो वाद और प्रक्रिया का जो परिसीमा है उसके बारे में बताया गया 232 में। 33 में हो गया, 33 में क्या होगा कि बेदखल कर देगा। ठीक है, बेदखल होना 233 में भी मैं, आप रहिएगा मेरे साथ, पूरा मैं रटवा दूंगा आपको। 233 में बेदखल कर दिया, और बेदखल में ये याद रखना कि तो धारा जो 22 है, धारा 22, ठीक है, धारा 22 प्लस 42 के आधार पर रैयत बेदखली के लिए वाद दुरुपयोग की तारीख से 2 वर्ष के भीतर संशिष्ट किया जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो बेदखली होगा उसका जो बेदखली के वाद जिस दिन से किया है उसका वाद दुरुपयोग या भंग की तारीख से 2 वर्ष के भीतर, यहाँ 2 वर्ष आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को याद रखने के लिए कि 2 वर्ष के भीतर
संशोधित किए जाएंगे। तो 2 वर्ष आपको याद रखना बेदखली, ठीक है। अभी फिर से हम लोग पीछे जाएंगे, अध्याय 17 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से पीछे जाएंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे ढेर चीज़ों को याद करने के लिए। मान लीजिए अब लगान बकाया, ठीक है, 234 में बोला गया लगान बकाया, ठीक है, लगान से संबंधित है, बकाया है रेंट, तो 234 में बोला गया वसूली के लिए कृषि वर्ष, ठीक है, कृषि वर्ष के 3 वर्ष के भीतर संशोधित किए जाएंगे, ठीक है। तो 3 वर्ष के भीतर इसको किया जाएगा, ये बात याद रखना। 234 में अगर लगान बकाया है तो 234 में बात किया गया। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट 36, ठीक है, 36 में एजेंट के विरुद्ध वाद है। एजेंट आपका आ गया 236 में, ठीक है। तो इसका टाइम क्या है, इसका टाइम है आपका 1 वर्ष के भीतर, ठीक है। अभी आपको लग रहा हो एज में बहुत कन्फ्यूजन, हम लोग बैक चलेंगे और फिर से याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस लास्ट तक बने रहिए, पूरा रटवा दूंगा मैं। 236 में एजेंट का बात किया गया। तो 37 में क्या बोला गया कि अगर कब्जा वापस करना, जोत का कब्जा वापस करना है तो वापस करना है जोत का कब्जा, तो 237 में बात किया गया। और जो आपका आवेदन देना होगा बेदखली की तारीख से 3 वर्ष के भीतर देना होगा, उसे देना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। 38 में क्या है, 38 में है कि ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के लिए आवेदन बेकब्जा की तारीख से 3 वर्ष दे दिया जाएगा। तो ग्राम मुखिया को जो आवेदन है द्वारा जो कब्जे की वापसी के लिए आवेदन बेकब्जा की तारीख से 3 वर्ष के भीतर देना होगा। मतलब क्या हुआ कि जो ग्राम मुखिया द्वारा कब्जा की वापसी के लिए वादों या आवेदन की परिसीमा के बारे में बताया गया है। किसी कृषि वर्ष का कब्जा वापस पाने हेतु किसी ग्राम मुखिया द्वारा वाद या आवेदन कब्जा की तारीख से 3 वर्ष के भीतर अवश्य देना चाहिए। तो हम लोग फिर से हम लोग बैक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भैया अध्याय 17 पर लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो ये बात रखना है कि सबसे पहले कि जो लिमिटेशन की बात की गई, पहला सवाल तो यही बनेगा कि चैप्टर 17, ठीक है, चैप्टर 17 में धारा कितना है, तो 230 से लेकर 238, अभी मैं रटाऊँगा आपको, ठीक है, 238 ये हो गया। और 230 में क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे ही याद रखना है कि 230 में जो है, 230 में है आपका भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 को लागू करना। ये लागू हो गया, ठीक है, 1908 लागू हो गया, पहला बात समझिए। 30 में लागू कर दिया है। अब जब लागू कोई चीज़ किया तो उसका नियम बनेगा, तो 31 में हम लोग का नियम बना, ठीक है, नियम बना। और इसमें जो दाखिल करेगा 1 वर्ष का टाइम है, बस ये याद रखिए। 231 हो गया और नियम बना, ये हो गया आपको। अब हम लोग 32 में देखते हैं। 32 में क्या हुआ, सबसे पहले 1908 लागू किया और उसके बाद क्या होगा, नियम बनाया जाएगा, नियम बना दिया गया, ठीक है। फिर पट्टा से संबंधित बात करेगा, ठीक है, उसकी पट्टा से संबंधित जो अनुदान है उस पर बात करेगा। तो 232 में याद रखिए पट्टा से संबंधित कुछ बात किया गया, ठीक है, बस कुछ नहीं याद रखना। 33 में क्या है कि पट्टा से बात किया, लेकिन क्या हुआ कि 33 में बेदखल कर दिया गया, ठीक है। अब जब बेदखल कर दिया गया 33 में याद रखिए 233 में बेदखल कर दिया गया, ठीक है, लेकिन उसको संशोधित कब किया जाएगा, तो 2 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के भीतर संशोधित किया जाएगा, इसके बाद पता होना चाहिए। तो 33 में आपका ये हो गया, बेदखल हो गया 33 में, और 2 वर्ष का टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। 34 में उसके बाद सारा में, उसके बाद देखिए 233 तक 2 वर्ष पता होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो 34 पढ़ेंगे हम लोग, है ना, उसकी 34 में क्या है कि लगान का बकाया, ठीक है, जो बेदखल कर दिया गया उसके 34 में इसका लगान का बकाया है। तो लगान का जो बकाया है उसको कितने वर्ष में संशोधित किया जाएगा, संशोधित 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में लगान से, बस इतना ही आपको याद रखना है। लगान का हिसाब किताब है 3 वर्ष, ठीक है। 36 में क्या है कि इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि याद हो जाए तो बढ़िया है। 36 में एजेंट के संबंधित मामला है, उसको ज़्यादा समय नहीं देगा, सोचिए एजेंट है तो 1 वर्ष देगा, ठीक है, ऐसे लिखिए आप बस 36 में। और 37 में क्या है कि जोत को वापस, जब जोत का बात है, जोत का कब्जा वापस दिलाने का बात है, तो थोड़ा सा समय चाहिए, तो बोलेगा चलो तुमको 3 वर्ष हम टाइम देते हैं। तो 237 में आपको 3 वर्ष समय दिया जाएगा, ठीक है। और 38 में क्या है कि ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के लिए, एक है 37 में कि जोत का कब्जा है, लेकिन 38 में ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के लिए आवेदन बेकब्जा की तारीख से 3 वर्ष के भीतर। तो मतलब 37 और 38 मिलता जुलता है, तो दोनों में टाइमलाइन कितना है, 3 वर्ष। 237 में भी 3 वर्ष है और 38 में भी 3 वर्ष है। ये शॉर्ट फॉर्म में अपने अनुसार, अपने हैंड राइटिंग में जो मैं बताया उसको लिख लीजिए, बस उतना ही जानना है। मैक्सिमम अगर सवाल आए तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी तरीके से लिख लेना है एकदम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अध्याय 18 में। अध्याय 18 में क्या है, चैप्टर 18 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको भी बहुत ईजी तरीके से समझेंगे, है ना। तो इसको ये समझना है कि सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 239 धारा,
ठीक है। इसमें याद रखिए कि जो मुंडारी खुटकटीदार काश्तकार का जो पूर्ववर्ती धारा था उसको लागू करने की बात की गई है आपका किसमें, तो 239 में। ठीक है। इसमें 239 किसके बारे में बात कर रही है, तो मुंडारी खुटकटीदार के विषय में है। ठीक है। तो ये बात पहला बात है। और सबसे पहले बात है कि 39 में है क्या, 239 में तो सिंपल सा बात है कि जो मुंडारी खुटकटीदार काश्तकार है उसके जो पूर्ववर्ती धारा था, पिछले धारा था, उसको लागू करने का बात किया गया 239 में। ठीक है। ये सिंपल सा बात है। अब 40 में क्या है, इसको मेरा बात को समझिएगा, थोड़ा सा बुक पढ़िएगा तो मुश्किल होगा समझना। 240 को बहुत हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे और अपने भाषा में समझेंगे जिससे सवाल बन जाए। ज्ञान उतना ही चाहिए जितना सही हो जाए मुझे एग्जाम में। ज़्यादा समझने जाइएगा CNT SPT ना तो फंस के रह जाइएगा। तो एक सलाह है, अगर सवाल बन जाता है उतना तरीके से तो उतना ही समझिए, ज़्यादा डीप में मत जाइए इसमें। देखिए 240 को समझिए क्या है, मुंडारी खूट के काश्तकारियों के अंतरण मतलब ट्रांसफर पर प्रतिबंध होगा। ठीक है, प्रतिबंध का बात करता है 240 में। यहाँ से सवाल बन सकता है क्या, यहाँ कैसे याद रखना तो सुनिए। न्यायालय, ठीक है, न्यायालय के डिक्री या आदेश के निष्पादन में विक्रय द्वारा हस्तांतरण नहीं होगा। न्यायालय के जो डिक्री है या आदेश है कि उसके निष्पादन में विक्रय द्वारा हस्तांतरण नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। परंतु छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1903 के प्रारंभ के पूर्व को राष्ट्रीयकृत किसी बंधक के अधीन ऋण देय है तो क्या होगा, न्यायालय विक्रय के लिए आदेश डिक्री दिया हो तो विक्रय उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा। मतलब क्या है, पहला बात तो ये बोल रहा है 240 में कि न्यायालय के डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए हस्तांतरण नहीं होगा। न्यायालय को आदेश देता है, डिक्री या आदेश देता है निष्पादन के लिए, तो विक्रय के लिए हस्तांतरण ही नहीं होगा। पहला बात, ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें एक और पॉइंट है कि लेकिन परंतु छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1903 के प्रारंभ के पूर्व राष्ट्रीयकृत किसी बंधक के अधीन ऋण दे हो तो न्यायालय विक्रय के लिए आदेश डिक्री दिया हो। अगर इसके पहले हो और न्यायालय इस तरह का डिक्री दिया हो, ठीक है, तो विक्रय उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन 1903 वाला एक्ट से अगर पहले से कोई राष्ट्रीयकृत किसी बंधक के अधीन ऋण दे है तो अगर आदेश दे दिया गया न्यायालय तो उपायुक्त के द्वारा पूर्व मंजूरी से किया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट ये याद रखना है कि यदि उपायुक्त विक्रय मंजूरी से इनकार कर दे, इसी में अगर उपायुक्त विक्रय मंजूरी से इनकार कर दे तो वह उस भूमि का कुर्क कर लेगा। ठीक है, यदि उपायुक्त क्या करेगा, विक्रय मंजूरी से इनकार कर दे तो तो उस भूमि को इनकार कर दे तो वह उस भूमि को कुर्क कर लेगा। इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, मुंडारी खूट अभिवृत्ति मुंडारी खूट, अगला पॉइंट ये बात रखना है, फिर से क्या बोले 240 में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या है कि 240 में मुंडारी खूट काश्तकारी के अंतरण पर प्रतिबंध का बात करता है। ठीक है, मेनली न्यायालय का कोई आदेश डिक्री नहीं होगा, हस्तांतरण नहीं होगा। लेकिन अगर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1903 के प्रारंभ के पूर्व राष्ट्रीयकृत किसी बंधक में तो न्यायालय अगर आदेश दिया हो तो उपायुक्त की मंजूरी से किया जा सकता है। अगला पॉइंट ये बताया कि यदि उपायुक्त विक्रय मंजूरी से इनकार कर दे तो वह उस भूमि को कुर्क कर लेगा। ठीक है, उस भूमि को कुर्क किया जा सकता है। उसके बाद मुंडारी खूट अधिनियम में उसके भाग का कोई बंधक जो 7 वर्ष से अधिक ना हो तो ये विद्यमान नहीं हो। तो ये 7 वर्ष वाला बात आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, मुंडारी खुटकटीदारी अभिधृति या उसके किसी भाग का कोई बंधक जो भूगत बंधक के रूप में 7 वर्ष से अधिक ना हो वो विद्यमान नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, 7 वर्ष इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मुंडारी खुटकटीदार अभिधृति या उसके किसी भाग का कोई बंधक, ठीक है, जो भूगत बंधक के रूप में 7 वर्ष से अधिक ना हो तो वो फिर विद्यमान नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है। ये 240 इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 41 में क्या है कि कतिपय, ठीक है, कतिपय प्रयोजन के लिए अंतरण। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है, सिंपल सा भाषा में समझिए कि धारा 240 में कोई बात होने पर भी कोई मुंडारी खुटकटीदार अपने भूस्वामी के सहमति के बिना भी चाहे तो काश्तकार या संपदा भलाई के लिए निम्न प्रयोजन मतलब कुछ उद्देश्य के लिए ट्रांसफ़र कर सकता है। तो कौन सा, जैसे कौन उद्देश्य से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो हो गया किसी खैराती, धार्मिक या शैक्षणिक हो गया, है ना। उसके बाद विनिर्माण हो गया, सिंचाई हो गया,
धार्मिक मैंने बता दिया, शैक्षणिक में इस पर्पज से चाहे तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसलिए 241 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये करा के 240 के होने पर भी चाहे तो मुंडारी खुटकटीदार अपने भूस्वामी के सहमति के बिना भी काश्तकार या संपदा बनाए के लिए निम्न परियोजनाओं में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो क्या होना चाहिए, वो खैराती या धार्मिक, शैक्षणिक, ठीक है, विनिर्माण या सिंचाई, इस टाइप से पर्पज से किया जा सकता है। ये आपको बात पता होना चाहिए 41 आपको। ठीक है, 42 में क्या है, 42 में सिंपल सा समझिए कि बेदखली का बात किया गया। ठीक है दोस्तों, 42 का क्या बात किया गया कि यदि कोई व्यक्ति मुंडारी खूट काश्तकार या उसके किसी भाग पर कब्जे 240 के उपबंध को उल्लंघन कर रहे तो उपायुक्त से वहाँ बेदखल कर देगा। 242 में आप इतना याद रखिए कि बेदखल से संबंध, ये सब धारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए बेदखल से संबंध है। 43 में क्या है, 243 में लगान की वृद्धि पर बताया गया। ठीक है, हम लोग समझते बढ़िया। 243 आपका क्या है कि लगान की वृद्धि। ठीक है, लगान से संबंध, लगान की वृद्धि से संबंध है। ठीक है, इसमें क्या है कि लगान कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उपायुक्त के आदेश से बढ़ाया जा सकता है। और लगान वृद्धि की अर्जी के ठीक पहले के 20 वर्ष की अवधि के भीतर काश्तकारी सृजित की हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लगान बढ़ाना है लगान वृद्धि की अर्जी से। ठीक है, लगान वृद्धि की अर्जी से 20 वर्ष की अवधि के भीतर, उसके 20 वर्ष की अवधि के भीतर काश्तकारी सृजित की हो। ठीक है, तभी लगान बढ़ाया जा सकता है। और ये बात भी देखना है कि जो लगान बढ़ाया जाएगा वो आपके आदेश से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लगान उपायुक्त आदेश से दे लगान के आदेश से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, जो आदेश दिया गया उससे आदेश से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। तो 243 में आपका लगान वृद्धि है, इसमें याद रखना है कि उपायुक्त के आदेश से होगा, सिंपल सा बात है। और एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है 20 वर्ष की अवधि के भीतर काश्तकारी सृजित की होना चाहिए, ये पॉइंट याद रख लीजिएगा 243 में। 44 में है कि 244 में क्या है कि लगान बकाया असूली प्रमाण। ठीक है, लगान बकाया असूली का प्रमाण द्वारा, प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो मुंडारी खुट लगान बकाया रहने के असूली पर न्यायालयवाद में नहीं चलेगा, न्यायालय में नहीं चलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ 12.5% की दर से साधारण ब्याज साथ असूली करने वाले प्रमाण पत्र, तो ये याद रखना 240 में जो लगान बकाया असूली करेगा प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में तो 12.5% की दर से साधारण ब्याज के साथ वसूली करने वाले प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित किए जाएंगे। तो ये 12.5% आपको याद रखना। 244 में 12.5% की बात की गई है, आपके लिए इंपॉर्टेंट से ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, वो भी साधारण ब्याज से प्रमाण पत्र मिलेगा साइन किया हुआ। ठीक है, 244 में ये कहा गया, तो इसको ज़्यादा डीप नहीं समझना, बस इतना बात आपको याद है तो काफ़ी है। ठीक है, 245 में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें है कि स्वतः का प्रश्न सिविल न्यायालय का में निर्देश दिया गया वो बताया गया। ठीक है, 46 में क्या है, 246 में ये बोला गया कि मुंडारी खुटकटीदार बकाया लगान के संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार नहीं है तो भूस्वामी बकाया वसूली वाद दे सकेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 246 भी आपके लिए, बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अधिकार अभिलेख के अभाव में लगान बकाया के वसूली द्वारा वसूली वाद किया जा रहा है। ठीक है, 47 में क्या है कि कार्यवाही का बात किया गया। 247 में आपके कार्यवाही का बात किया गया। ठीक है, अगर इसमें है कि अगर सभी खुटकटीदार कार्रवाई का पक्षकार नहीं बनाया गया तो आपत्ति नहीं मानी जाएगी। तो सिंपल ऐसा कुछ नहीं है। 248 में आपकी भूमि, 248 में क्या, भूमि कुर्की से संबंध है। ठीक है, भूमि कुर्की से संबंध है, ये बात याद रखिएगा 248 में। ठीक है, याद रखिएगा भूमि कुर्की से संबंध है। ठीक है, मतलब सरकार को दे धन या भूस्वामी को दे लगान की वसूली से या भूमि कुर्की भी आप समझ सकते हैं 248 में। ठीक है, उसके बाद इस धारा में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं। 250 में याद रखिए कि जो मुंडारी खुटकटीदार काश्तकार के अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 252 में आपका लुप्ती है। ठीक है, लुप्ती है 252 में। ठीक है, इस प्रकार से ये हम लोग देख लिया। 18 में यही इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 253 में है कि अपील किया जा सकता है। ठीक है, 253 में क्या है कि अपील किया जा सकता है, इसके बारे में लिखा हुआ 253 में। 253 में आपका हो गया अपील। इधर धारा ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार मैं कंप्लीट करा देता हूँ। बाकी एक बार बुक से आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद 257 में क्या है, अब आप लोग अध्याय 19 में आ गए। इसमें ज़्यादा इसमें कुछ देखना है। अध्याय 19 में क्या है को अनुपूरक उपबंध के बारे में बोला गया। अध्याय 19 अनुपूरक
उपबंध के बारे में बताया गया। 257 याद रखना है आपको कि संयुक्त भूस्वामी के बारे में वर्णन है। ठीक है, संयुक्त भूस्वामी का वर्णन किस में, तो अध्याय 19 में। 257 धारा में याद रख लेना है आपको कि संयुक्त भूस्वामी, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, और 257 में वर्णन है। 258 में क्या है, तो याद रखना है कि किसी वाद में उपायुक्त या किसी राजस्व अधिकारी आदेश में परिवर्तन दिया जा सकता है। जो आदेश दिए उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, उपायुक्त और राजस्व अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। 263 में क्या है कि उपायुक्त या 263 में क्या है कि उपायुक्त या राजस्व पदाधिकारी के सम्मन करने वाले एवं साक्ष्य को हाजिर करने के लिए वही शक्ति प्राप्त है जो सिविल प्रक्रिया 1908 के तहत न्यायालय को, जो न्यायालय को जो पावर है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को, वही पावर आपको उपायुक्त और राजस्व अधिकारी को 263 में बोला गया है। ठीक है, और 264 में कि राज्य सरकार चाहे तो इस अधिनियम को उद्देश्य को पूर्ति के लिए नियम बना सकता है राज्य सरकार। ये बात याद रखिए, 264 में ना राज्य सरकार चाहे तो नियम बना सकता है। 264 में राज्य सरकार चाहे तो नियम बना सकता है। ठीक है, और 265 में ये बोला गया है कि उन बातों के संबंध में इसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, और उपायुक्त की प्रक्रिया के लिए चाहे तो उपायुक्त की प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है 265 में। और 264 है कि इस अधिनियम के उद्देश्य को पूर्ति के लिए, वो है 264 में। उपायुक्त की प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है 265 में। ठीक है, इस प्रकार से ये है। और उसके बाद 271 इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेते हैं। 271 में क्या है कि बंदोबस्त, 271 में है कि बंदोबस्त पदाधिकारी की शक्ति कर्तव्य को इस अधिनियम के द्वारा कोई बात प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो बंदोबस्त पदाधिकारी की शक्ति के बारे में बताया गया, ये बात थोड़ा सा 271 में बताया गया। आपके लिए होमवर्क है कि जो एक होमवर्क है, लगभग CNT में ख़त्म हो गया। 66 संविधान संशोधन एक बार आप देख कर आइए। ठीक है, जो भी CNT में इम्पोर्टेंट संशोधन हुआ वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और जल्दी SPT का आएगा वीडियो। और बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए।